नमस्कार, मैं कमल जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ राहु ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आप राहु ग्रह के बारे में कुछ बताइए। काल सर्प दोष कुंडलियों में बताया जाता है कि क्या चीज होती है और राहु काल क्या चीज है, इस चीजों के बारे में आप हमें जरूर ज्ञान दें। तो इसलिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। मैं उससे पहले बताने से पहले राहु के बारे में कुछ बताने जाता हूं। राहु एक पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है। ये छल कपट करता है, ये व्याभिचार बना देता है व्यक्ति को, ये नशे पे इसका अधिकार है, विष पे इसका अधिकार है। जितने संसार के अंदर बुरे कर्म हैं सब पे राहु का अधिकार होता है। ये 12 हाउस के अंदर हमारे होरोस्कोप में किन किन स्थानों पर बैठा है तो इसका सब अलग अलग असर होता है कि जैसे लगन में बैठे तो क्या असर करेगा और लगन के बाद हम घूमते हुए आएंगे द्वादश भाव में 12वें घर में, तो ये क्या फल देगा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। राहु ग्रह, इसके 3 नक्षत्र है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, स्वाति और शतभिषा ये तीनों राहु के नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में जब भी चंद्रमा या सूर्य या हमारा कोई भी ग्रह घूमते हुए इन नक्षत्रों में आ जाता है, जिसकी दशा हमारे ऊपर चल रही है, वो शुभ फल देने लगता है। ये अनैतिक तरीके से धन कमाने लगते हैं आदमी। ये रात रात में आदमी को बहुत धनी बना देता है और कुछ दिनों में पता लगता है बिल्कुल कंगाल कर दिया। ये सट्टा बाजार में बहुत काम करता है। अर्थात जुआ हो, सट्टा बाजार हो, और देखो ये बिजली पे भी इसका अधिकार है। षड्यंत्र करने में ये माहिर है। धोखा, गरीबी, भिखारी, चोरी, शुभ कार्यों में रुकावट करना, बुरे कर्म, बुद्धिहीन, विद्या में रुकावट, नशा, याद किया हुआ भूल जाना, ये सब काम राहु से होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं विद्या क्षेत्र में बहुत कमजोर होते हैं। कहते हैं याद किया भूल जाता बच्चा। चतुर्थ स्थान हमारा प्रारंभिक शिक्षा है। होरोस्कोप में जो चतुर्थ स्थान है, होरोस्कोप में जो पहला हाउस होता है उसको लगन बोलते हैं। वहां कोई भी राशि हो सकती है, मेष भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कर्क भी हो सकती है और मीन तक भी कोई भी राशि हो तो उसको लगन मानेंगे। पहला हाउस वो फर्स्ट हाउस माना जाता है। तो उस हाउस के अंदर मैं ये देखता हूं कि राहु बैठा है लगन के अंदर तो आदमी को बहुत क्लेवर बना देता है, बहुत चालाक बना देता है। वो किसी व्यक्ति के साथ भी बातचीत करता है या किसी से व्यक्ति से मिलता है, उसके दिल की था नहीं पा सकते आप, वो क्या बाद में कर सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसके होरोस्कोप में कितने शुभ ग्रह अच्छी स्थान पर बैठे। जैसे गुरु उच्च का है, शिक्षा क्षेत्र का अधिपति है। बुध कन्या राशि में उच्च का है, या वायु तत्व राशि बुध अपनी बुध राशि में बैठा हुआ मिथुन राशि के अंदर, तो यहां बुध बहुत बढ़िया फल देता है। मैथमेटिक्स, गणित उसका जो बहुत बढ़िया बना देता है। तो ये हमें औरों ग्रह को साथ देखना है कि अगर आदमी के लगन में राहु है तो बुद्धि कैसी है, अर्थात बुध कैसा है। अगर बुध भी मीन राशि में नीच का है और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में नीच का है तो आदमी तो भैया कुछ भी कर सकता है, गड़बड़ ये तय है। ये लगन के अंदर जब राहु बैठता है तो इस तरह बनाता है। द्वितीय स्थान बढ़ाता है परिवार, कुटुंब, बिरादरी, खाने पीने का सिस्टम, बैंक बैलेंस, ये बहुत चीजें होती है। यहाँ पर द्वितीय स्थान पर चेहरा होता है। तो ये द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ राहु आपको इन चीजों की कमी करेगा। अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि इसके मिथुन है और इसकी जो सब राशि मानी जाती है, कन्या मानी जाती है, अपनी प्रिय राशि इसकी, लेकिन राहु की नीच राशि धनु है। लेकिन मैंने अक्सर देखा चाहे वो मिथुन राशि में द्वितीय स्थान पर ये कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस बिगाड़ देता है आदमी का। आदमी परेशान रहता है पैसे धन दौलत के बारे में, उसका खाने पीने का सिस्टम बिगड़ जाता है, बोलने का लहजा भी थोड़ा खराब हो जाता है। कुटुंब, बिरादरी जैसे रिश्तेदारी में उसकी थोड़ी सी किरकिरी जिसको बोलते हैं तो ज्यादा बनती नहीं है, अलग थलग सा रहता है। तो तृतीय स्थान में ये बात राहु यहां बली हो जाता है। यह क्योंकि मंगल का स्थान तो है, ये कारक स्थान है मंगल का, लेकिन तृतीय स्थान का जो राहु होता है ये आदमी को ट्रेवल्स देता है और ये बहुत युक्तियां ऐसी देता है उसके दिमाग में किस तरह धन कमाना है। बहुत लोग मीडिया में जिनका राहु तृतीय स्थान पर है, तो ये तृतीय स्थान हमारा ट्रेवल्स का, छोटे ट्रेवल्स का बोला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ तृतीय स्थान से हमारे छोटे बहन भाइयों का भी देखा जाता है। तृतीय स्थान से हम पराक्रम, बहादुरी, लेखन बहुत चीजें देखते हैं। यहाँ राहु कुछ ठीक फल देता है, क्योंकि कुछ जो बुरे स्थान होते हैं ना, जैसे कुछ मैं बात बताता हूँ, एक होती है 6, 8 और 12,
एक त्रिक होते हैं, एक त्रिशाली होते हैं, 3, 6 और 12। ये स्थानों पर जाकर जो पाप ग्रह होते हैं बढ़िया फल देने लगते हैं। चतुर्थ स्थान हमारा सुख स्थान है, जमीन है, जायदाद है, माता का स्थान है, और ये घर है हमारा। और इन स्थानों पर जब राहु बैठता है तो राहु प्रारंभिक शिक्षा का स्थान है, तो इन चीजों को खराब करना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ थोड़ी कंफ्यूज रहती है उसकी, क्योंकि राहु बैठा है वहां पर, मदर के स्थान पर राहु बैठा है, चतुर्थ स्थान पर राहु बैठा है। तो ये चतुर्थ स्थान के जो फल है उनके कुछ ना कुछ कमियां करने करता है। अगर उसकी दशा चल रही हो तो निसंदेह बहुत परेशान कर देता है। पंचम स्थान बुद्धि होती है, हमारे पुराने कर्मों के लेखे जो कि पंचम स्थान से देखे जाते हैं, पूर्व प्रारब्ध बोलते हैं जिसको। तो लेकिन पंचम स्थान हमारा शिक्षा का है, बुद्धि का है, संतान का है। तो अगर पंचम स्थान में जो राहु बैठा है तो यहां पर हमारा याददाश्त कम करेगा। जैसा हम पढ़ के हटते हैं, 4 पेज बच्चे ने पढ़े और जब 5वें पे आया तो पिछले 4 साल हो गए, दिमाग में से निकल गए, उसने दोबारा पढ़े, फिर 3 निकल गए। तो इस तरह उसको बार बार पढ़ने के बाद ही थोड़ा याद रहता है, भूल जाता है। पंचम स्थान राहु डल कर देता है थोड़ा सा। छठा स्थान है, यह राहु बहुत बढ़िया फल देता है, क्योंकि ये स्थान है रोग, शत्रु और मुकदमा, ये जो मेन देखा जाता है। लेकिन ये संसारिक संघर्ष का भी स्थान है। ये धन स्थान में भी आ जाता है कि क्योंकि दशम से ये जो छठा स्थान पड़ता है ये भी धन का स्थान पड़ता है। तो यहां पर हमने एक बातचीत देखनी है कि जो छठे स्थान नैनिहाल भी है हमारा, यहां पर जब राहु बैठता है, ये बुरा स्थान है, रोग, शत्रु, मुकदमे का है, तो इन चीजों को खत्म कर देता है। मुकदमा है तो जिता देता है, रोग है तो उसको थोड़ा हटा देता है। तो ये सब चीजें रहती है। लेकिन मामा पक्ष को थोड़ा कष्ट देता ही है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी रिश्तेदार बिरादरी भी है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, होती तो हजारों चीजें हर उसके अंदर। तो सप्तम स्थान हमारा विवाह का स्थान है या पार्टनरशिप का भी स्थान है। सप्तम स्थान से बहुत एक्टिविटीज देखी जाती हैं। लेकिन सप्तम स्थान में अगर राहु है तो थोड़ी स्त्री पुरुष के अंदर नोकझोंक का साप्ताह बना रहता है, क्योंकि अक्सर आप ये बात समझ के चलना कि राहु केतु के अक्ष में जो भी अवसर आ जाएंगे वो कलेकारी थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाते हैं। सप्तम में जब राहु होगा तो लगन में केतु होगा, तो इसी तरह उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी। और अष्टम स्थान हमारा मृत्यु का है, आयु का है। अष्टम स्थान गूढ़ अनुसंधान का भी है। और अष्टम स्थान हमारा बहुत ईश्वरी से भी जोड़ता है अष्टम स्थान में। तो अष्टम स्थान समुद्री की यात्राएं भी हैं, यहां से फॉरेन ट्रेवल्स के रास्ते भी खुलते हैं। लेकिन हमें अष्टम स्थान से एक चीज तो देखनी है कि अगर यहां राहु बैठा है तो क्या करेगा। यहां का राहु आदमी का बीपी ऊपर नीचे जरूर करेगा, ब्लड प्रेशर कभी कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान है तो समुद्र का है, जल स्थान है। और इस तरह नवम स्थान पिता का स्थान है। पिता के स्थान पर राहु बैठ के पिता के कामों में बाधा पैदा करेगा, कष्ट देगा, बंदे के भाग्य में भी थोड़ी कमी करेगा। लेकिन ये त्रिकोण होती है, 1, 5 और 9 त्रिकोण स्थान होते हैं, और केंद्र तो होते हैं 1, 4, 7 और 10। लेकिन केंद्रों में और ये त्रिकोणों में बैठ के राहु के कुछ फल तो बेटर रहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नवम स्थान में राहु अच्छा फल भी देता है, अगर उसकी अपनी राशि हो, उसकी अपनी मित्र राशियां हो, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी दशा भी हो और नवम स्थान में हो तो परेशान तो इसने रखना ही है। ये 18 साल इसकी महादशा चलती है। जब 18 साल महादशा चलती है तो ये आदमी व्यक्ति समझ के चले कि मुझे जितना मर्जी अच्छा फल दे दे, धन दौलत दे दे, जब सब काम कर दे, लेकिन बंदे को रखता तो परेशान ही है, क्योंकि ये इसका कोई पिंड नहीं है राहु का। राहु एक छाया ग्रह है। 7 ग्रह को मिले, राहु केतु कोई ग्रह नहीं। ये तो समुद्र मंथन के समय जब विष्णु भगवान ने ये अमृत पी गए थे राहु, तो इनका धड़ काट दिया था। जो ऊपर का हिस्सा सिर था वो राहु था, नीचे का हिस्सा केतु है, ये है, इसीलिए ये पाप ग्रह में आता है। तो दशम स्थान में राहु का फल बहुत बढ़िया होता है। ये युक्तियों से, दिमाग से, चालाकियों से, युक्तियों से अच्छा धन प्राप्त कर लेता है, रोजगार भी प्राप्त कर लेता है और काफी राइज भी करता है, तरक्की करता है। ये राहु का स्थान है इस तरह का। दशम स्थान में थोड़ा सा मंगल की तरह काम करता है। जैसे मंगल और सूर्य बैठ के अच्छा फल देते हैं, दशम स्थान पर ये भी उस तरह फल देता है। तो इस तरह 11वां स्थान भी राहु का है। ये 11वां स्थान हमारा इनकम का होता है। जैसे दशम स्थान तो रोजगार का हो गया, अब जो 11वां स्थान है 11th हाउस, ये हमारा इनकम का है। यहाँ राहु बैठ के बहुत तरह की हमें इनकम के सोर्स बनाता है। ये हमें पैसे की कमी नहीं रहती है। लेकिन जहां द्वितीय स्थान है हमारा परिवार, वो भी बैंक बैलेंस का है, द्वितीय स्थान वो भी पैसे धन का है, लेकिन उसको खराब करता है। लेकिन 11th हाउस को खराब नहीं करता, क्योंकि 11th हाउस के अंदर जितने पाप ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रह 5 होते हैं। एक सूर्य ग्रह को क्रूर बोल के तो 5 ही बनते हैं। जैसे मंगल है, शनि है
और राहु केतु और सूर्य कूर गए, ये पांचों जब भी 11 घर के अंदर बैठेंगे बढ़िया फल देंगे। और राहु बढ़िया फल देता है 11th हाउस के अंदर, ये धन दौलत देता है, अपनी दशा के अंदर अच्छा खासा देता है, उसको ठीक रहता है वो व्यक्ति। और 12 हाउस है, ये तो द्वादश हाउस तो राहु के, ये तो द्वादश हाउस एक्चुअल में क्या है, शयन सुख है, ये आदमी की नींद को खराब करेगा रात की। ये कारावास का भी है, अगर ये बुरी संगत में चले गया तो कारावास भी जा सकता है, जेल भी जा सकता है। 12वां हाउस बहुत चीजों का है, हमारा फॉरेन ट्रेवल्स का भी है। 12वां हाउस हमारा व्यय का भी है, हम कितना कमाते हैं, कितना व्यय करते हैं। तो राहु यहां पर कर्जदार भी बना देता है। तो ये जो राहु की स्थिति अलग अलग सी होती है। ये राहु आप समझ के चलो कि ये पाप ग्रह है, ये छाया ग्रह है, ये अच्छा फल तो व्यक्ति को धन दौलत तो बरसा देता है, लेकिन दिमागी परेशानियां बहुत देता है। तो दिन के अंदर मैंने ये देखा है कि कई लोगों ने बोला कि आप कालसर्प दोष का भी बता देना, तो ये कालसर्प दोष का भी मैं बता देता हूं। राहु और केतु के अक्ष में ऊपर चाप बनाए या नीचे बनाए, उसके या बीच में सेंटर में बनाए या दक्षिण बनाए, जो दक्षिण का कालसर्प दोष होता है। दक्षिण अर्थात जब हमारा कुंडली का जो मेन है उसकी दाईं तरफ जितने भी हाउस है, जैसे सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और 12वां घर और लगन, ये जो इस साइड के है दक्षिण का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर राहु केतु यहां पर कालसर्प दोष बनाता है तो ये हानिकारक होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा कालसर्प दोष हानिकारक होते ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उज्जैन में पूजा कराने चले जाते हैं, यार काम नहीं बनते। अरे काम तो बहुत लोगों के नहीं बनते, अच्छे आदमी की कभी इच्छा तो सारी पूरी नहीं हो सकती। तो कई बार क्या होता है, जरा सी परेशानी होती है, वो पंडित बोल देते हैं ये काल सर्पदोष है, इसकी पूजा होगी, इसका ये होगा, इसका ये खर्चा होगा, वो होगा, बेवकूफों की तरह लग जाते हैं, पैसा खराब करते हैं। मैं आपको काल सर्पदोष का एक उपाय बहुत बढ़िया भी बताने जा रहा हूं। तो आप ये, कई लोग उज्जैन में जाते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपया खराब करके आ जाते हैं। आज तक मैंने किसी को फायदा होते नहीं देखा। मैंने लाखों कुंडलियां देखी लेकिन मैंने फायदा नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं, काल सर्पदोष हो या ना हो, ये तो देखने वाले को पता लगता है कि देखने की आंख होनी चाहिए कि है या नहीं है। अगर है, मान लो अगर है या आपको लगता है, तो आप 72 बुधवार चौराहे पर सप्तनाजा पक्षियों को डालें। 1.25 किलो डाले, 2 किलो डाले, 1.5 किलो डाले, 1 किलो से ऊपर डाले। तो आप चौराहे पर बाजरा डाले, उसके अंदर 7 अनाज और भी है, लेकिन हरी मूंग जरूर डलवा ले बीच में। हरी मूंग जिसकी राहु की शांति के लिए होती है, क्योंकि बुध की होती है ना, बीच में बुद्धि थोड़ी जब आ जाए तो फिर राहु जो है काली मां छोड़ देता है। तो एक लॉजिक है, ये साइंस है। तो आप ये समझो कि जो आप 72 बुधवार सुबह चौराहे पर जहां पक्षी बैठते हैं, वहां पर आप 7 अनाज 1.25 किलो के करीब डालते रहेंगे, तो निसंदेह 72 बुधवार मैंने आजमाया हुआ है, 72 बुधवार का कालसर्प दोष भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी रुकावटें खत्म हो जाती है। ये तो कालसर्प दोष का उपाय हो गया। कोई विशेष आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, इन चक्रों में मत पड़ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसका एक ना राहु का एक काल होता है कि जो दिन में ये 1.25 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ये इसका काल रहता है, उसको बोलते हैं राहु काल। वो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, आप नोट कर लेना। कब भी आप कोई काम करें, ये पहले तो आप नोट कर लेना। आप अच्छे से देख लेना, नहीं तो दोबारा वीडियो खोल के देख सकते हैं आप। ये राहु काल होता है। इस टाइम के ऊपर हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे घर का कपड़ा खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, या अन्य कोई और उपकरण खरीदने हैं, या कोई खास मोटा काम करना है, या विवाहिक संबंधित कोई शुभ काम करना है, तो इस काल को छोड़ दें, इस काल पे काम ना करें। ये शास्त्रों में जो वर्णित है कि इसमें कामयाब नहीं होता, और प्रैक्टिकल मैंने देखा ये कामयाब नहीं होता। तो ये आप नोट कर लेना। ये होता है कि इतवार को इतने से इतने बजे तक राहु काल रहता है, उसको छोड़ दें आप। जहां मैंने मध्याह्न लिखा है ना, मध्याह्न का मतलब 12 बजे से पहले, और रात के बाद नहीं, 12 बजे से पहले सुबह वो माना जाता है। और एक दोपहर है, एक शाय है, और एक सुबह है। तो ये राहु काल आप नोट करके रखें। जब भी आप कोई मोटा सामान खरीदने लगे घर का, ये याद रखें मेरी बात, राहु काल में कभी ना खरीदें।
राहु काल में कभी भी इंटरव्यू देने के बाद अगर उसी राहु काल में आपको सीट पे बैठने के लिए कहा जाए तो आप मत बैठिए। राहु काल में अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं, घर का महंगा सामान खरीद रहे हैं, कोई आप घर ही खरीद रहे हैं, आप घर की कोई पूजा कराने जा रहे हैं, या शादी संबंधी कोई चूड़ा डालते हैं, जैसे कई सुबह काम करते हैं शादी विवाह के अंदर या उस दिन के अंदर, वो शुभ काम इस समय रोक दें। ये राहु काल है, इसमें राहु रुकावटें पैदा करेगा, ये ठीक नहीं माना जाता। और इसी के साथ मैं ये और चीज बताना चाहता हूं कि 12 उष्ट मैंने बताया कि 12 उष्ट में राहु क्या फल देता है, काल सर्प दोष कैसे भंग होगा, और ये राहु काल जो मैंने बताया है इसके अंदर शुभ काम नहीं करने हैं। तो ये आप समझ लें कि पाप ग्रहों के अंदर राहु अपनी 18 साल की महादशा के अंदर परेशान करता ही करता है। मैंने बहुत लोगों को बहुत धन कमाते देखा है। राहु रात रात में करोड़पति बना देता है और ये कभी कखपति भी बना देता है, नीचे भी फेंक देता है। ये राहु का स्वभाव रहा है। इसीलिए राहु का दान जो है मैंने बताया वो 7 अनाज बुधवार का दिन चौराहे पे आप पक्षियों को खिलाते रहे। राहु आपका निस्संदेह शांत रहेगा। और इससे भी एक अच्छा और भी उपाय है कि काले चने का प्रसाद बनाएं, रात को भिगो दें, शुक्रवार रात को भिगो दें, ये शनिवार करें, और शनिवार सुबह उसको उबाल के और उसको जो चने को है उसमें जीरे का छोका लगा के नमक डाल के आप कहीं पर भी दान कर दे। दान का अर्थ होता है कि ये काले चने के बाद शनिवार लोग कम लेते हैं, तो आप ऐसा करें कि शनि मंदिर दे दे, या ऐसा है कि किसी पशु के आगे डाल दें, लेकिन सिर से ना उतारें। निसंदेह आपको लाभ होगा। ये आपको 11 माह का काल दोष में आराम आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। मैं अगला वीडियो आपके साथ थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में भी चर्चा करने जाता हूँ, और क्योंकि तुलसीदास मेरे बहुत प्रिय कवि भी रहे हैं, और मुझे हनुमान बाहुक जो मैं उनके पढ़ता हूँ तो तुलसीदास जी का वर्णन बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो तुलसीदास की में जो रामायण लिखी है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे किस कष्ट से कैसे वो तुलसीदास जी अपने जीवन में आगे बढ़े, कितनी कितनी परेशानियां उठाई। तो सज्जनों, मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो की आप देखते रहें। धन्यवाद।